Hello friends, a very warm welcome to all of you in this channel. This is Anand Mohan Tiwari and today video we are going to deal with the expenditure. आज से पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था सरकार के इनकम के बारे में, इनकम टैक्स के बारे में, डायरेक्ट इनकम के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सपेंडिचर के बारे में। गवर्नमेंट कैसे खर्च करती है पैसों को और इसको कैसे किया जाता है खर्च। तो सबसे पहले दो तरीके के होते हैं, जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं। पहला हमारे पास जो है वो हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, नॉन प्लान्ड भी इसको बोलते हैं, और दूसरा हमारा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हम समझते हैं ये होता क्या है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। जैसे कि हम डिफरेंस आप देख पा रहे हैं, हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। इससे तो ना तो हमारा फाइनेंशियल लायबिलिटी डिक्रीज होता है, ना तो हमारा इंक्रीज़ होता है, एसेट्स के अंदर इंक्रीज़ होता है। अब ये फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ और एसेट्स क्या होते हैं, पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ होती है इसको हम बोलते हैं कर्ज। यानी सरकार ने किसी वर्ल्ड बैंक से कितना कर्ज ले रखा है, IMF से कितना कर्ज ले रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी। दूसरा एसेट्स क्या होता है, एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट की बिल्डिंग या गवर्नमेंट जब परचेज करेगी तो उसके एसेट इंक्रीज होंगे। गवर्नमेंट जब शेयर मार्केट में अगर पैसे लगा रही है, कोई भी ऐसा चीज़ कर रही है, यानी गवर्नमेंट जब किसी प्रॉपर्टी को या किसी गोल्ड को या किसी भी मटेरियल को खरीदती है जिससे उसको लाभ हो, जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपल प्रॉपर्टीज़ की, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट कोई बिल्डिंग खरीद रही है तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट का एसेट बढ़ता है। एसेट का मतलब यहाँ पर बिल्डिंग से या प्रॉपर्टी से है, और फाइनेंशियल लायबिलिटी का मतलब कर्जे से है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट को कोई कर्ज नहीं कम होता और ना ही उसके पास संपत्ति आती है। तो दूसरी तरफ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसमें उसका कर्ज कम होता है गवर्नमेंट का और उसके पास प्रॉपर्टी आनी शुरू होती है। दूसरी तरफ बात करते हैं जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये नॉन प्रोडक्टिव होता है और ये नॉन डेवलपमेंट होता है, और रिकरिंग मतलब बार बार दोहराया जाता है। दूसरी तरफ जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये प्रोडक्टिव होगा, डेवलपमेंट होगा इससे, और दूसरा ये नॉन रिकरिंग होगा, यानी बार बार दोहराया नहीं जाएगा। कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट ने किसी बंदे को पेंशन दे रही है, या फिर गवर्नमेंट आर्मी हमारी रख रही है, इंडियन आर्मी है, तो उनको सैलरी दी जा रही है, उनको पेंशन दी जा रही है। ये सारी चीज़, या वृद्धा पेंशन है, ये सारी चीज़ हमारे इन सब चीज़ों से हमारा जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ है, यानी हमारा कर्जा, ना तो ये कम होगा, ना तो हमारे पास जो एसेट है वो आएगा गवर्नमेंट के पास। तो इनको हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की और प्लान्ड एक्सपेंडिचर की, इसके अंदर सड़कें बनाना हो गया, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो गया, मतलब ये प्रोडक्टिव काम है, डेवलपमेंट हो रहा है इससे, और ये बार बार दोहराया भी नहीं जा रहा। जैसे कि अगर मान लीजिए पेंशन वाला चीज़ है, सैलरीज हो गया, ये सब बार बार दोहराया जाता है, चीज़ों को हर महीने बाद दोहराया जाता है, जबकि ये चीज़ एक बार की इन्वेस्टमेंट होती है। गवर्नमेंट जब सड़क बनाती है उससे इसका इनकम जनरेट होता रहता है, और जिससे कि कर्जे कम कर सकता है या नया बिल्डिंग खरीद सकता है जो भी गवर्नमेंट चल रही है। तो ये इन दोनों में एक अंतर हो गया थोड़ा सा, और इसके डिफरेंस समझ सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, हमने लिखा हुआ यहाँ पर, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये शॉर्ट टर्म है हमारे पास और ये लॉन्ग टर्म हमारे पास गोल्स हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ओल्ड एज पेंशन हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सैलरीज हो गया, इंडियन डिफेंस हो गया, और जो सब्सिडीज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम्पल्स हमारे पास नॉन प्लान्ड या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं। दूसरी तरफ कैपिटल जो एक्सपेंडिचर है उसके अंदर डिफेंस ऑफ USA। ऐसा इसलिए कहा गया कि USA जो देश है वो कई तरह के मशीन गन या मशीन्स, रडार, या फिर कई ऐसे मशीन्स या फिर जहाज़ बनाते हैं जो दूसरे देशों को बेचते हैं, जिससे कि उनका इनकम जनरेट होता है। तो जो USA की डिफेंस है वो एक तरह का कैपिटल इनकम उनका काम कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो मशीनें बनाई जाती है वो अपने मशीन गन्स जितने भी चीज़ें हैं वो सप्लाई करते हैं, दूसरे देशों को बेचते हैं, जिससे कि उनके पास पैसा आता है। तो ये जो डिफेंस है USA की, वो एक कैपिटल इनकम का काम करती है। USSR, चाइना, ये सारी जो चीज़ें हैं, आप ये जो इनके जो इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं। एक्सपेंडिचर के बाद हम बात करते हैं जो बजट होता है। बजट के बारे में हमने बात कर चुके हैं। ये जो बजट है वो हम 3 तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। पहला तो या तो हमारे पास सरप्लस बजट आएगा, या बैलेंस बजट होगा, या डेफिसिट बजट होगा। डेफिसिट मतलब घाटे का जो बजट होगा। पहला बात करते हैं सरप्लस। सरप्लस तब होगा जब इनकम ज़्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर कम हो। यानी मान लीजिए किसी वर्ष
गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आ गया पर खर्च बहुत कम हुआ, यानी गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा स्टे कर गया, तो उसको बोलते हैं सरप्लस बजट हो जाना। इनकम ज़्यादा होना, पैसा कम खर्च होना। दूसरी तरफ ये अच्छा माना जाता है डेवलप्ड कंट्री के लिए, डेवलप्ड इकोनॉमी, जिसकी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है उसके लिए सरप्लस बजट अच्छा माना जाता है। आगे चलते हैं बैलेंस बजट। नाम से ही क्लियर है, जितना इनकम आया उतना एक्सपेंडिचर हो गया। ये अच्छा माना जाता है डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए। सॉरी, ऊपर वाला जो है वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए सही माना जाता है। सरप्लस बजट अच्छा माना जाता है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए, और जो हमारा बैलेंस बजट है वो अच्छा माना जाता है डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए। और डेफिसिट बजट ये यूज़फुल होता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए, पर ये बहुत ही रिस्क पर होता है। आप समझ सकते हैं जो डेफिसिट बजट है उसमें खर्चा तो बहुत कर दिया गवर्नमेंट ने, पर गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं आई। जब इनकम नहीं आई और खर्चा हो गया, तब तो जब पैसे की कमी हो जाएगी गवर्नमेंट के पास, और जब भी गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी होती है तो ये पैसे की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कोई ना कोई रास्ता निकालती है। इन रास्ता के अंदर कुछ रास्ते हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे इस फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट, जो हमारा डेफिसिट फाइनेंसिंग है उसको कैसे सही करती है। या तो बोरोइंग ऑफ लोन, यानी लोन लेगा किसी दूसरे देश से, या तो डिसइन्वेस्टमेंट करेगा, यानी जो प्रॉपर्टीज़ है उसको बेचना शुरू करेगा गवर्नमेंट, या उसके अंदर क्या करना है, जो हमारा न्यू इनडायरेक्ट टैक्सेस को इम्पोज करना है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जनता पे लगा दिए गए, जिससे अप्रत्यक्ष कर हम बोलते हैं, वो जनता पे लग जाएंगे। जनता पैसा देगी गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट अपने पैसे की भरपाई करेगा। या फिर प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, नए नोट जारी करना। तो 4 मेथड हो गए जिससे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग को किया जाता है पूरा। डेफिसिट फाइनेंसिंग आप समझ गए होंगे, घाटे का बजट हो गया, खर्चा ज़्यादा कर दिया सरकार ने, इनकम कम थी। अब सरकार के पास इनकम नहीं है तो सरकार को पैसा लेगा, पैसा कहाँ से आएगा, या तो बोरोइंग ऑफ लोन होगा, लोन लेना पड़ेगा। कहाँ से लोन मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से मिलेगा, IMF से मिलेगा, या फिर उसको डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ेगा, या फिर इन दोनों में से, या फिर इम्पोजिशन ऑफ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स, या इनडायरेक्ट टैक्स को सीधा लगाना पड़ेगा जनता पे, या फिर प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी, या न्यू करेंसी को प्रिंट करना पड़ेगा। पर इसमें अब नुकसान क्या है, अगर गवर्नमेंट ने, आप सोचते होंगे कि न्यू करेंसी प्रिंट कर देते हैं अच्छा मेथड है, पर ये अच्छा मेथड नहीं है। इसका रीज़न ये है कि जब भी नई करेंसी प्रिंट होगी मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आ जाएगा। पैसे को हम इकोनॉमिक के टर्म में लिक्विडिटी बोलते हैं। जब भी मार्केट के अंदर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, पैसा ज़्यादा आ जाएगा, इसका मतलब हर कोई लाखपति होगा, हर किसी के पास लाखों रुपए हैं। तो जब हर किसी के पास लाखों रुपए हैं तो कोई खेती नहीं करना चाहेगा, उस वक्त प्रोडक्शन कम हो जाएंगी। जब प्रोडक्शन कम हो जाएगा, चीज़ें उत्पादन कम हो जाएगा, उसके बाद समस्या आएगी महंगाई की, फिर इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, तो इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। यानी प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी अच्छा सोल्यूशन नहीं है। दूसरा आता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये ठीक ठाक है अगर इससे पूरा हो जाता है कि न्यू इनडायरेक्ट टैक्स जनता पे लगा दिया जाता है, कई बार इससे पूरा किया गया है, तो इसे हम कर सकते हैं, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर बोरोइंग ऑफ लोन्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पर हमने समझाने की कोशिश की थी कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, और हम लिक्विडिटी के बारे में और हम पूरा इन्फ्लेशन के बारे में बाद में भी पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे क्यों गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट नहीं करती, क्यों लाखों रुपए सबके अकाउंट में क्यों नहीं भेजा जाता, इसका रीज़न क्या है वो अगले वीडियो में हम इन्फ्लेशन जब करेंगे तो उसको पूरा डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आगे चलते हैं और हम बात करते हैं अपनी टैक्सेस की। जो 3 तरह के टैक्स होते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस 3 तरह के डिवाइड कर सकते हैं हम। एक तो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स, ऐसा टैक्स यानी जब इनकम बढ़ा तो टैक्स भी बढ़ जाए, उसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया, अपनी कंपनी का वॉल्यूम बढ़ा गया, प्रोडक्शन बढ़ा, तो आपका इनकम टैक्स भी आपका बढ़ गया। दूसरा जो होता है हमारे पास वो होता है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स के अंदर हम बात करते हैं, मान लीजिए प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है पर टैक्स किसी चीज़ का कम होना शुरू हो गया, उसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स। और तीसरा होता है हमारे पास प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होता है, मतलब आप प्रोडक्शन बढ़ाएं कम करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो टैक्स है वो सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरा डिटेल में किया था। अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो तो आप जाइए पिछले वीडियो को देखिए, GST का आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड you got some more information that is useful for you. If you like the video, kindly press the like button, subscribe my channel, and don't forget to
press the bell icon so that you can get the notification whenever we upload the new video. Thank you very much for watching this video. Have a nice